हाँ, चलो जी, एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। चैप्टर नंबर 6, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। बहुत इजी सा चैप्टर है। आपको देखो, ये चैप्टर आपने लॉ में भी पढ़ा हुआ है, तो मीनिंग तो वहां से आपको आता ही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी, प्रोमिसरी नोट का भी। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। जल्दी से बता दो मेरे को, क्या डिफरेंस होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग दोनों की सेम होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर देता है, ठीक है, और प्रोमिसरी नोट कौन देता है? हाँ जी, प्रॉमिसरी नोट कौन देता है? बताओ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यू सेड क्रेडिटर देता है, एंड प्रॉमिसरी नोट जिसने क्रेडिट पे खरीदा है, दैट मीन्स डेटर। मतलब, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि अगर सपोज कृष ने सेल्स करी वंशिका को, ठीक है। अब वंशिका ने पेमेंट करनी है कृष को। कृष ने उसको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दे दिया, एक काइंड ऑफ ऑर्डर दे दिया कि इसको एक्सेप्ट करो कि आप मेरे को पेमेंट कर दोगे ऑन अ स्पेसिफिक डेट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपका कृष मतलब कि जिस पर्सन ने सेल्स करी है उसने ड्रॉ करा। हाँ, साइन भी होना चाहिए और भी कंडीशंस होती है आपकी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इसने ऑर्डर नहीं दिया, वंशिका ने अपनी तरफ से एक प्रोमिसरी नोट दे दिया। एक प्रॉमिस कर रही है वो कि मैं आपको एक सर्टेन सम एक सर्टेन डेट पे पे कर दूंगी। वो सारी विद साइन होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी होंगी। अगर वंशिका ने कृष को प्रॉमिस करके दिया, दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट। कृष ने वंशिका को एक ऑर्डर दिया और उसको वंशिका ने एक्सेप्ट किया, दैट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब क्या हम इन्हें एंडोर्स कर सकते हैं? बताओ, क्या ये एंडोर्स हो सकते हैं? अगर कृष ने वंशिका को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था, बोला था कि एक्सेप्ट करो, वंशिका ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। कल को क्या हुआ? तेजस ने कुछ सेल्स करी कृष को। अब कृष को पेमेंट करनी थी, उसके पास पैसे नहीं है। उसने सोचा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है, कोई बात नहीं, वंशिका मेरे को पेमेंट करने की जगह डायरेक्ट इसको कर देगी, तेजस को। तो वो क्या कर सकता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स भी कर सकता है, ठीक है। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि कृष को पेमेंट लेनी थी वंशिका से, उसने और क्या करा? तेजस से कर ली परचेजेस। उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने सोचा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है, वो मैं तेजस को ट्रांसफर कर देता हूँ, एंडोर्स कर देता हूँ। जिस दिन भी वंशिका पेमेंट करेगी ना, वो मेरे को पे करने की जगह डायरेक्टली किसको पे कर देगी? तेजस को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। ये चीज भी पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी चीज बताओ। कृष्ण ने क्या करा? वंशिका को बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो दे दिया, ठीक है। उसने किसी को एंडोर्स नहीं करा। 3 मंथ्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो क्या जरूरी है वो 3 महीने तक वेट ही करे? क्या कोई और तरीका है कि वो 3 महीने से पहले अभी पैसे ले सकता है? वंशिका तो 3 महीने बाद ही पैसे देगी, तो क्या कोई वे है? यस, वंशिका, इसको हम करा सकते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे देखो, वंशिका ने मेरे को ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया है, वो आपको 3 महीने बाद पेमेंट दे देगी, उसके बदले आप आज ही मुझे पेमेंट दे दो। क्रिश गया बैंक के पास, उसने कहा कि वंशिका ने ना मेरे को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया है, वो कह रही है कि 3 महीने बाद वो पेमेंट कर देगी। डन। बैंक कह रहे ठीक है, मैं आपको आज पेमेंट तो कर देता हूँ, लेकिन ऐसे तो बैंक का लॉस नहीं हो जाएगा कि वंशिका तो 3 मंथ्स बाद पेमेंट करेगी। बैंक आज के आज पूरा दिन पूरी पेमेंट कर दे, तो वो क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? हाँ जी, यस, वो क्या करेगा? चार्जेस डिडक्ट करेगा। एग्जाम्पल, अगर वंशिका ने एक्सेप्टेंस दी थी 50,000 की, तो हो सकता है बैंक अभी कितनी पेमेंट करे? सिर्फ 49,000। वो 1,000 क्या रख लेगा अपने? चार्जेस। तो हमने तीन चीजें देखी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, कि जो भी एक्सेप्टेंस होती है, या तो क्या कर सकते हैं, क्रिश उसको रिटेन कर लेता, अपने पास ही रख लेता, जिस दिन भी ड्यू डेट होती है वो उससे पेमेंट ले लेता। या फिर वो क्या कर सकता है? एंडोर्स कर सकता है। एंडोर्स मीन्स उसने तेजस को वो ट्रांसफर कर दिया कि आप वंशिका से पेमेंट ले लेना। और तीसरी चीज हमने देखी डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट के केस में कुछ ना कुछ चार्जेस आपके डिडक्ट होते हैं। ये बेसिक मीनिंग समझ आया? ये सो नो? जल्दी से बता दो। अच्छा, इसके केस में कृष को हम क्या टर्म देंगे, वंशिका को क्या बोलेंगे? बताओ। कृष के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम?
बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हम कृष के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, एंडोर्सर नहीं, ड्रॉअर। वो तो बात की बात है ना, एंडोर्समेंट जब उसने चेक बनाया, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, ही इज द ड्रॉअर और मेकर, एंड वंशिका इज द एक्सेप्टर। ठीक है। पेई कौन होता है? पेई होता है जिसको एक्चुअल में पेमेंट होने वाली है, टू हुम द अमाउंट हैज टू बी पेड। अगर सपोज कृष्ण ने रिटेन कर लिया वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो पेई कौन है? कृष अगर रिटेन कर रहा है तो पेई कौन है? कृष। वंशिका, वंशिका नहीं होगी, कृष होगा। अगर पे मतलब जिसको पेमेंट होनी है, टू whom द अमाउंट हैज टू बी पेड, जिसको पेमेंट करनी है। ठीक है, वंशिका तो इस केस में पेयर है, जिसको पेमेंट करनी है। पे ई मतलब जिसको पेमेंट करनी है। ठीक है। तो पे मतलब अगर रिटेन करा तो कृष इज द पे। अगर एंडोर्स कर दिया तो तेजस को एंडोर्स कर रखा है, तो पे कौन है? जल्दी बताओ। तेजस को एंडोर्स करा है तो पे कौन है? यस, तेजस। और अगर डिस्काउंट करा लिए तो, डिस्काउंट कराया तो बैंक इज द पे, मतलब जिसको भी पेमेंट करनी है दैट पर्सन इज अ पे। अगर आपने फॉरेन उसमें करा है तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज बोल देते हैं उसको। ठीक है, ये आपका स्पेसिमेन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ डिफरेंसेस है, एक बारी गो थ्रू कर लेना। हाँ, हमारे अकाउंट्स में यहां से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जर्नल एंट्रीज। On receipt of bill, the pay makes the following entry in the books of accounts. सबसे पहले तो उसके पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा एक चीज बताओ, बिल रिसीवेबल आपका पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, यस, इट इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि आपके पास एसेट आ रहा है, एंड वी से डेबिट व्हाट कम्स इन। बिल्स रिसीवेबल को आपने क्या कर दिया? डेबिट। और आपको दिया किसने ये? टू ड्रॉई और मेकर ऑफ द नोट। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई या मेकर ऑफ द नोट। ए एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन हिम बाय बी। जैसे कि बी ने क्या करा, एक बिल ड्रॉ करा ए पे। इसके केस में बी कौन है? मेकर। और ये कौन है जिसने एक्सेप्ट करा है? ठीक है। इन द बुक्स ऑफ बी, बी ए बुक्स में क्या एंट्री होगी? उसके पास एक बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और उसको बिल दिया किसने? ए ने। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, यस, बी आर टू ए। ए सेंड्स टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ डी। इन दिस केस ऑल्सो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। ए सेंड्स टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ डी, इसका क्या मीनिंग है? ए सेंड्स टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ डी। बताओ फटाफट क्या मीनिंग है इसका? ए endorses टू बी, नहीं, ए सेंड्स टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ डी। हाँ, ए endorses टू बी कौन से वाला है, इसका कंप्लीट क्या होगा कि डी ने जो एक्सेप्ट कर रखा था ना ए के पास, वो वाला उसने एंडोर्स कर दिया बी को। मतलब ये बी है, ये ए है, ये डी है। डी ने कुछ एक्सेप्ट करके भेजा था ए को, ए ने ये एंडोर्स कर दिया बी को। ठीक है। अब इसके केस में बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बी के पास तो बिल रिसीवेबल आया, और आया किससे? ए से, तो बी आर टू ए। इट डजेंट मैटर किसका आया। ठीक है, बी आर टू ए। द पर्सन हु रिसीव्स द बिल हैज थ्री ऑप्शन। सबसे पहले तो हमने बी आर रिसीव करने की एंट्री कर दी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो जिस भी पर्सन से हमें वो बिल मिला है। इस केस में जैसे आपका एग्जांपल में था ए। उसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शन होता है, अभी हमने देखा था, रिटेन कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं, डिस्काउंट करा सकते हैं। He can hold the bill till maturity. Naturally, in this case, no further entry is passed until the date of maturity. कोई एंट्री नहीं होगी जब तक मेच्योरिटी नहीं हो जाती। द बिल कैन बी एंडोर्स इन फेवर ऑफ अदर पार्टी। जेड, सपोज आपने जेड के फेवर में कर दिया एंडोर्स। अगर आपने जेड के फेवर में एंडोर्स करा है तो जेड इज द रिसीवर, उसको कर दो डेबिट, और एसेट आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट बट गोस आउट, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। द बेस्ट ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक। डिस्काउंट कर लिया तो आपके पास बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक हो जाएगा डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस कुछ ना कुछ बैंक डिडक्ट करेगा, वो आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट कर दो।
और बिल रिसीवेबल आपके पास से जा रहा है, अगेन क्रेडिट पार्ट गोस आउट। सपोज आपका 50,000 का बिल था, 49,000 बैंक ने पे करे, 1,000 के चार्जेस। ये तीन एंट्री समझ आई? यस और नो? सबसे पहले हमने रिसीव करा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। उसके बाद अगर हमने रिटेन करा, नो फर्दर एंट्री। एंडोर्स करा तो जिस भी पर्सन को एंडोर्स करा उसको डेबिट कर देंगे और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। और अगर बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो आपका बिल ऑनर हो जाएगा, मतलब कि पेमेंट हो जाएगी, या फिर आपका डिसऑनर हो सकता है। ठीक है, द फर्स्ट इज दैट बिल विल बी पेड। अगर पे हुआ तो अगेन आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो बिल आपके पास था। अगर आपके पास ही था तो आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर आपने एंडोर्स कर रखा था तो क्या कोई आपको एंट्री करनी पड़ेगी जिस दिन पेमेंट होगी? बताओ। नो। यस, अगर हमारा बिल एंडोर्स हुआ हुआ था तो हमें थोड़ी ना कोई फर्दर एंट्री करनी है मेच्योरिटी पे, क्योंकि जिस पर्सन को एंडोर्स करेगा उसके बैंक में पैसे जाएंगे। तो हमें कोई एंट्री नहीं करनी होती मेच्योरिटी के केस में, इन केस ऑफ एंडोर्समेंट। हाँ, डिसऑनर हुआ तो करेंगे। अभी हम नॉर्मल केस पढ़ रहे हैं, पेमेंट वाला। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? अगर आपका ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी अगर रिटेन हुआ था तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर आपने एंडोर्स कर रखा था तो नो एंट्री। ये किस केस में है? आपका जब आपकी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, डिसऑनर वाली बात नहीं कर रहे हम, पेमेंट हुई है तब की। अच्छा, अगर आपने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था तो क्या कोई आपको एंट्री करनी पड़ेगी जिस दिन पेमेंट हुई है? बताओ जी। बैंक से डिस्काउंट करा रखा था तो क्या पेमेंट वाले दिन को एंट्री करोगे? यस और नो? नो, बैंक एंट्री करेगा, बिल्कुल सही। अगर डिस्काउंट करा रखे, ही विल नॉट गेट द अमाउंट, वो तो बैंक के पास जाएगा। आप तो पहले ही पैसे ले चुके हो ना, तो अगर आपने एंडोर्स कर रखा है या डिस्काउंट करा रखा है तो कोई एंट्री नहीं करोगे, इन केस द बिल इज ऑनर्ड। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट बिल विल बी डिसऑनर्ड। बिल हो गया आपका डिसऑनर। आप क्या एंट्रीज करेंगे? मेच्योरिटी एंड बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, अगेन द थ्री सिचुएशंस। आपने बिल को रिटेन करा हुआ था, एंडोर्स करा हुआ था, या फिर बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था। राइट, अगर आपने रिटेन करा हुआ था और उस पर्सन ने पेमेंट नहीं करी तो आप उसको वापस अपना डेटर बना दोगे। आप बोलोगे आपका बीआर तो डिसऑनर हो गया, तो आप उस पर्सन को वापस डेटर बना दोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर टू बीआर। बिल रिसीवेबल आप कैंसिल कर दोगे, खत्म कर दोगे, जो डेबिट था आपके एसेट था वो क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा, एंड डेटर विल अगेन बिकम अ डेटर। एंडोर्स कर रखा था, इंडोर्स के केस में क्या करेंगे? आप डेटर को वापस से डेटर बना दोगे। अब आपके केस पास बिल्स रिसीवेबल तो था ही नहीं, आप वो तो ऑलरेडी एंडोर्स कर चुके थे। जिस पर्सन का एंडोर्स करा था, अब उसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना। उसका तो, उसके पास तो जो बिल था वो तो एंडोर्स हो गया, वो डिसऑनर हो गया, उसको तो पैसे मिलने नहीं वाले। तो आप उसको वापस क्या बना दोगे? अपना क्रेडिटर, डेटर टू क्रेडिटर। मतलब कि आप इसको बोलोगे कि हमें आपसे पैसे लेने हैं, और इसको बोलोगे और जो हमने आपको बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया, कोई बात नहीं, वापस आपको क्रेडिटर बनाते हैं, हम आपको पेमेंट कर देंगे। बैंक के केस में अगेन डेटर को तो डेटर बनाना पड़ेगा, और बैंक आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट कर लेगा, डेटर टू बैंक। ये तीनों एंट्री समझ आई? हाँ जी, एंट्री समझ आई? सबसे पहले हमने एंट्री करी जिस दिन बिल्स रिसीवेबल मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फिर हमने देखा कि अगर हम उसको रिटेन कर रहे हैं तो फर्दर कोई एंट्री नहीं करनी। अगर हमने एंडोर्स कर दिया तो हम क्या करेंगे? जिस भी पर्सन को एंडोर्स करा है, जैसे कि आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर हमने डिस्काउंट करा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी पेमेंट हो रही है, हम पहला केस ले रहे हैं, पेमेंट होने वाली है। पेमेंट के केस में फर्स्ट केस, अगर हमने रिटेन कर रखा था, रिटेन कर रखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्स कर रखा था, कोई एंट्री नहीं क्योंकि उस पर्सन के पास पैसे जाएंगे। बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, अगेन नो एंट्री क्योंकि पैसे किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। अगर आपका बिल डिसओनर हो गया, रिटेन करा हुआ था, तो आप डेटर को वापस से डेटर बना दो, बीआर को कैंसिल कर दो। अगर आपने एंडोर्स करा हुआ तो डेटर टू क्रेडिटर हो जाएगा, और बैंक से अगर डिस्काउंट कराया हुआ था डेटर टू बैंक हो जाएगा। बताओ किसी भी एंट्री में कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ फटाफट। नो, ऑल डन, ठीक है। अच्छा, आपके ना दो टाइप्स के बिल होते हैं, बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर साइट का मतलब होता है कि मेच्योरिटी डेट किस दिन से स्टार्ट होएगी, जिस दिन भी बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, जिस दिन भी वो पर्सन बिल को देखेगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब बिल आफ्टर डेट होता है जो उस पर डेट डली हुई है ना, उस दिन से आपका मेच्योरिटी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस, बताओ कौन से केस में डेज ऑफ ग्रेस मिलता है और कितने दिन के मिलते हैं? जल्दी से बताओ कौन से केस में मिलते हैं और कितने दिन के मिलते हैं? 3 डेज का ग्रेस मिलता है, यस। और कितने, कौन से केस में मिलता है, क्या हर केस में मिलता है डेज ऑफ ग्रेस? हाँ जी, वंशिका सोच लो, हर केस में मिलता है डेज ऑफ ग्रेस? हम्म, बताओ जी फटाफट। मेच्योरिटी आती है, हाँ। एक केस होता है जिसमें आपको डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलता। The maturity of promissory bills of exchange is the date at which it falls. Every promissory note of bills of date exchange get matured on the third day after day on which it is expressed to be payable, except when it is expressed to be payable on demand at sight or presentment। ये तीनों सेम ही चीजें हैं कि अगर आपने ऑन डिमांड कह रखा है ना, जैसे कि चेक होता है आपका, अब चेक को आप जिस दिन बैंक में लगाओगे उसी दिन पैसे आएंगे ना, ऐसा थोड़ी कोई डेट ऑफ ग्रेस होगा। या फिर आपका ऑन डिमांड, ऑन डिमांड होता है मतलब जिस दिन आप जाओगे ना उसको उस दिन वो पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, आपका ट्रू फॉल्स में आ सकता है ये, कि आपका जनरली 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलता है, लेकिन अगर ऑन डिमांड या एट साइट या प्रेजेंट और ये है ऑन प्रेजेंटमेंट है, तो आपको डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेंगे, राइट। ये नॉर्मल थ्योरी है, रीड कर लेना। अच्छा, नोटिंग चार्जेस क्या होता है, बताओ। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं और कौन से केस में पे करने पड़ते हैं? हम्म, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं और कौन से केस में पे करने होते हैं? जब डिसऑनर हो तो उसके पास जाते हैं, ठीक है। और देखो रीड करते हैं, इट इज नेसेसरी टू नोट दैट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर एंड कॉज ऑफ डिसऑनर shall be established. If the acceptor can prove that bill was not properly presented to him for the payment, he may escape liability। अगर वो कहते हैं मेरे पास तो प्रेजेंट ही नहीं करा, तो अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। इसलिए हम डिसऑनर से बचने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी पब्लिक ऑफिशियल नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं। वो जो होते हैं ना प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं उस बिल ऑफ पेमेंट को, अब मनी रिसीव करते हैं। दे विल हैंड ओवर द मनी टू द ओरिजिनल पार्टी, बट इफ द बिल इज डिसओनर्ड, अगर बिल हो गया डिसओनर्ड, they will note the fact of dishonor with the reason and give bill back to their client. For this service, they charge a very small fee, which is known as noting charges। जैसे कि हमारे वाले केस में कृष ने वंशिका पे एक बिल ड्रॉ करा था, ठीक है। कृष ने जाके क्या करा, नोटरी पब्लिक को ये बिल दे दिया, एंड ये सेड कि आप इसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर दो वंशिका को, वो बाद में ये ना कह दे कि मेरे पास अच्छे से प्रेजेंट नहीं हुआ था। नोटरी पब्लिक वंशिका के पास गए, जो भी इनका पर्सन था, वंशिका ने वो पेमेंट नहीं करी, बिल हो गया डिसऑनर। तो ये जो पर्सन है ना, ये क्रिश को वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटर्न कर देगा, और उस पर वो कुछ नोटिंग चार्जेस भी लगाएंगे। अब ये जो नोटिंग चार्जेस हैं, एक बारी तो कृष्ण ने पे कर दिए, लेकिन वो अपनी पॉकेट से पे थोड़ी ना करेगा। एक बारी वो पे कर देगा, लेकिन वो उसके लिए ड्यू किसको कर देगा, वंशिका को, यस वो वंशिका से ले लेगा, ठीक है। Suppose X received from Y a bill for 1000. On maturity, the bill is dishonored and 10 is paid as noting charges. The entry in this case will be Y को हम वापस से अपना डेटर बना देंगे,
बिल्स रिसीवेबल तो आपका 1000 का ही था, 1000 से खत्म हो जाएगा। और जो आपने बैंक से पेमेंट करी है ना 10 रुपीज की, ये भी आप किससे रिसीवेबल मान लोगे? वाइस से। अगर उसने एंडोर्स कर रखा था, एंडोर्स कर रखा था ये, तो जो पर्सन है, जो आपका क्रेडिटर था जिसको आपने एंडोर्स करा था, उसने नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे, तो उसको आपको रीइंबर्स करना पड़ेगा, वापस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम एंट्री क्या कर देंगे? वाई डेबिट टू जेड। जिस भी पर्सन को आपने एंडोर्स कर रखा था उसको आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। यस, डेटर टू क्रेडिटर इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। सिमिलरली अगर आपने डिस्काउंट करा रखा तो बाई टू बैंक। मतलब कि एंट्रीज आपकी सेम है, बस उसमें अमाउंट ऐड कर देना नोटिंग चार्जेस का। हाँ जी, समझ आया ये चीज? यस और नो? यहाँ तक समझ आ रहा है? इस चैप्टर में ना कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट कंसेप्ट आपके यहाँ स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएंगे। फिर आपका एक केस आता है रिन्यूअल ऑफ बिल का। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है कि जैसे कृष्ण ने जो वंशिका को बिल दिया था, ही सेड कि ये 3 मंथ्स में आपको पेमेंट करनी है। ठीक है। अब क्या हुआ, वंशिका ने या तो 3 महीने बाद या उससे कुछ पहले ही आके क्रिश को बोला कि ना मैं पे नहीं कर पाऊंगी 3 मंथ्स में, इस पीरियड को कुछ ना कुछ एक्सटेंड कर दो। यस, एक्सटेंशन पीरियड मांगते हैं। ठीक है। अब कृष्ण ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप 2 मंथ्स का एक्सटेंशन ले लो। ठीक है, 2 मंथ्स का एक्सटेंशन ले लो। क्या कृष ऐसे फ्री में 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दे देगा? 3 डेज ग्रेस तो अलग बात है, ये जो 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया है, क्या क्रिश ऐसे ही दे देगा या इस पे कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा वो? ऑब्वियसली वो क्या जाएगा उस पे? इंटरेस्ट। क्योंकि आप किसी के पास अपना पैसा 2 महीने एक्स्ट्रा ब्लॉक कर रहे हो। अगर सपोज 10 लाख रुपए का आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, 10 लाख रुपए 2 महीने के लिए आप उसके एक्स्ट्रा ब्लॉक कर रहे हो, तो आपका भी तो लॉस हो रहा है ना। आप कहोगे कोई बात नहीं, आप 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस केस में कभी कभी क्या होता है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट अभी कर देता है, या फिर कई बार क्या होता है वो भी न्यू बिल में ऐड हो जाता है, लेटर ऑन पेमेंट हो जाती है। ठीक है, इसको रीड करो। वेयर द ड्रॉई पे इज नथिंग, अगर अभी उसने कुछ भी पे नहीं करा, टोटल अमाउंट ऑफ ओरिजिनल बिल एज वेल एज इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, इससे हम नया बिल बना देंगे। वेयर द ड्रॉई पे इज द इंटरेस्ट अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, वंशिका ने बोला इंटरेस्ट अभी रख लो, मैं आपको ओरिजिनल पेमेंट बाद में कर दूंगी। तो इंटरेस्ट अभी करेक्ट कर लो, अमाउंट ऑफ ओरिजिनल बिल से न्यू बिल क्रिएट कर लो। ये हम ये देख रहे हैं कि जो न्यू बिल बनेगा वो किस अमाउंट से बनेगा। ठीक है। वेयर द ड्रॉई मेक्स पार्ट पेमेंट ऑफ ओरिजिनल बिल और इंटरेस्ट अमाउंट और बोथ, वंशिका ने बोला कि 10 लाख में से आप 4 लाख रुपए और इंटरेस्ट रख लो। तो आप क्या करोगे? 4 लाख प्लस इंटरेस्ट की रिसीव की एंट्री तो अभी कर दोगे, और जो अनपेड पार्ट है उसका नया बिल बना दोगे। बहुत सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली जो अनपेड अमाउंट है उसी का तो बिल बनाओगे ना। अगर पूरा का पूरा अमाउंट अनपेड है प्लस इंटरेस्ट, पूरे का नया बिल बना दो। उसने इंटरेस्ट पे कर दिया तो सिर्फ प्रिंसिपल का बिल बना दो। और अगर उसने क्या करा, कुछ पार्ट पेमेंट कर दी, तो बचे हुए पेमेंट का बिल बना दो। ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इसमें पुराना वाला बिल कैंसिल कर देता है, ओल्ड बिल विल बी कैंसिल्ड, और न्यू बिल आप क्रिएट कर देते हो। लास्ट आपका है रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। ये क्या टॉपिक है? रिबेट क्या होता है, कब मिलता है हमें? जल्दी से बताओ, उसके बाद 4-5 क्वेश्चंस करेंगे हम। रिबेट, अर्ली पेमेंट। यस, अगर आप अर्ली पेमेंट कर रहे हो, ऊपर वाला केस था रिन्यूअल, लेट पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप लेट पेमेंट करने पे इंटरेस्ट ले रहे हो, तो अर्ली पेमेंट करने पे कुछ ना कुछ आप फायदा भी तो दो ना उसको। तो उसके केस में कभी कभी हमें मिल जाता है रिबेट। अगर जैसे ये वाले केस पे, जो आपका 3 मंथ्स का बिल था, वंशिका के पास में 1 महीने बाद ही कहीं से पैसे आ गए, उसने जाके कृष को बोला कि मैं आपको ना अभी पेमेंट कर देती हूँ। कृष्ण ने बोला कर दो, बट वंशिका कह रही नहीं, अगर मैं आपको अभी पेमेंट करूंगी तो मेरे को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, नहीं तो मैं 2 महीने ये पैसे बैंक में भी तो रख सकती हूँ, मैं कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सकती हूँ। तो या तो आप मेरे को कोई फायदा दो। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, हम आपको सपोज 50,000 का क्या दे देंगे, रिबेट। तो ये क्या होता है, कृष के लिए एक्सपेंस, वंशिका के लिए इनकम, क्योंकि इसको 50,000 कम मिल रहा है और इसको 50,000 कम पे करने पड़ रहे हैं। राइट। तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा? In such a case, the acceptor gets a certain rebate on interest or discount for premature payment. The rebate becomes income of the acceptor. उसको कम पेमेंट करनी पड़े, वंशिका के लिए इनकम, एंड एक्सपेंस ऑफ द पे इट इज कंसिडरेशन ऑफ प्रीमेच्योर पेमेंट। समझ आया जी? क्वेश्चन स्टार्ट करें? बताओ फटाफट से। समझ आ गया? क्वेश्चंस करें? ठीक है।
पहला क्वेश्चन देखो। मिस सुजाता रिसीव्स टू बिल्स फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2022 फॉर 2 मंथ्स। इसके केस में मिस सुजाता को दो बिल रिसीव हुए हैं, किससे? मिस अरुणा से। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200, बिल वन 10,200, एंड द सेकेंड बिल वॉज फॉर 15,000। द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड, ये आपने करा लिया डिस्काउंट, ठीक है, विद द बैंक फॉर 10,000, 10,000 में डिस्काउंट करा लिया। एंड द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री, ये आपने करा दिया एंडोर्स ऑन 3rd जनवरी। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुजाता। जिस पर्सन को बिल रिसीव हुआ है ना, उसकी बुक में एंट्री करनी है। सबसे पहले तो यस, वंशिका बता रही है बिल्स रिसीवेबल टू अरुणा, बिल्कुल ठीक, बिल्स रिसीवेबल टू अरुणा। टोटल उसको कितने के बिल मिले? 15,000 प्लस 10,200, 25,200। फिर उसने क्या करा? एक बिल करा दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट वाले की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, परफेक्ट। बैंक में आपके पास कितने पैसे आए हैं? 10,000। 2,200 का आपने क्या कर दिया? डिस्काउंटिंग चार्जेस पे कर दिए, और 10,200 का आपका बिल खत्म हो गया। तीसरा ये वाला बिल जो आपने एंडोर्स करा है, इसकी क्या एंट्री होगी? 15,000। यस, श्री टू बिल्स रिसीवेबल 15,000। डन। सेकेंड क्वेश्चन देखो। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर फॉर 1,06,000। विजय ने प्रीतम को गुड्स दिए 1,06,000 के। यस वंशिका, इजी इजी, वेरी इजी। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 मंथ्स बिल, 3 मंथ्स का बिल एक्सेप्ट कर लिया। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल विल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ये आपका आगे के 2 मंथ्स के लिए और जाएगा। विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम वॉज पेड इमीडिएटली, या आपने इमीडिएटली पे कर दिया। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल। द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। गिव जनरल एंट्रीज। सबसे पहले तो सेल्स करिए। सेल्स की एंट्री क्या होगी? विजय ने प्रीतम को सेल्स करी है, ठीक है, हम विजय की बुक्स कर रहे हैं सबसे पहले, तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीतम टू सेल्स। यस, प्रीतम टू सेल्स। फिर आपके पास बिल आया, तो एंट्री क्या करोगे? बिल रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी? जल्दी। बिल रिसीवेबल टू प्रीतम। यस, 1,06,000। उसके बाद क्या हुआ है आपका? यहाँ पे जाके ये एक्सटेंड हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वाला बिल कैंसिल करना पड़ेगा। इसको एक काइंड ऑफ डिसऑनर मान लेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। प्रीतम टू बिल रिसीवेबल 1,06,000, रिवर्स एंट्री होगी। और इंटरेस्ट वो रिसीव करेगा 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2 मंथ्स। ये याद रखना, आगे वाले पीरियड के लिए लगेगा जितना एक्सटेंड हुआ है। 9% इंटू 2/12, कितना आ जाएगा ये अमाउंट? बताओ जी, कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 1590। डन। आपका 1590 का इंटरेस्ट पहले आपने ड्यू कर दिया, प्रीतम टू इंटरेस्ट। उसके बाद आप रिसीव कर लोगे कैश टू प्रीतम, और न्यू आप फिर से बिल रेज कर दोगे। अब इस केस में देखो, न्यू बिल का अमाउंट कैसे निकलेगा? 1,06,000 का ओल्ड बिल था, उसमें जो इंटरेस्ट लगा 1590, वो तो आपने इमीडिएटली रिसीव कर लिया ना। तो आपका नया बिल कितने का बनाना है? सिर्फ 1,06,000 का, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,06,000, कैश अकाउंट डेबिट 1590 टू प्रीतम अकाउंट 107,590। और जिस दिन भी आपकी नेक्स्ट मेच्योरिटी है, उस दिन आपने ये रिसीव कर लिया। डेट्स देख लो कैसे आएंगे। 1 सितंबर को करा था, ड्यू डेट पे उसने रिक्वेस्ट करा रिन्यू करने का, 1 सितंबर, और 3 मंथ्स। रिन्यूअल डेट कैसे आएगी? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, और उसमें 3 डेज ऐड कर दो, आपकी डेट क्या आ जाएगी? December 4th। अब December 4th के बाद उसने क्या करा? कितने पीरियड के लिए रिन्यू कराया? 2 मंथ्स। 4th जनवरी, 4th फेब, प्लस 3 डेज, आपका क्या आ जाएगा? 7th फेब, ठीक है। डन। बाकी वो कंडीशंस आप लोग में पढ़ते ही हो कि अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ गई तो आप नेक्स्ट डे लेते हो। अगर आपकी वो वाली हॉलीडेज है, संडे वगैरह है, पब्लिक हॉलीडेज है, तो आप प्रीवियस डे लेते हो, ठीक है। ये समझ आ गया? यस, नेशनल हॉलीडे में आप प्रीवियस डे ले लेते हो। प्रेश, तेजस, समझ आ रहा है आपको? Done, ठीक है। On 1st January 2022, Ankita sell goods for 5 lakh to Bhavika and drove a bill at 3 months for amount Bhavika accepts and return it to Ankita. On 1st March 22,
भाविका रिटायर्स एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम। सबसे पहले क्या हुआ, अंकिता ने गुड सेल करे भाविका को, क्या एंट्री करेंगे? हाँ जी, क्या एंट्री करेंगे? यस, भाविका टू सेल्स 5 लाख रुपीज। उसके बाद उसने एक बिल ड्रॉ करा, बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी? BR टू भाविका। यस, आपके पास बिल आ गया। और उसने क्या करा है, किस दिन पेमेंट कर दी? 1 मार्च को। बिल ड्रॉ कब हुआ था? 1 जनवरी को। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए, मतलब 1 महीना पहले पेमेंट करिए। तो आपका क्या हो जाएगा? रिबेट देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू वेल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना रिबेट दोगे आप? 12% पर एनम है ना, तो आपका 5 लाख इंटू 12% इंटू 1/12। 1 महीना पहले पेमेंट हुई है ना, तो आपका 5,000 का आ जाएगा रिबेट। डन। अब दूसरी भाविका के केस में देख लो, इसकी अपोजिट एंट्रीज हो जाएंगी। यहाँ पे हमने सेल की एंट्री करी थी, वो परचेज की एंट्री करेगी, परचेज टू अंकिता। यहाँ पे हमने बिल्स रिसीवेबल की एंट्री करी थी, वो बिल्स पेबल की एंट्री करेगी, अंकिता टू बिल्स पेबल। जिस दिन हम पैसे रिसीव कर रहे हैं वो पैसे पे करने की एंट्री कर देगी। क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू रिबेट, उसके लिए तो इनकम है ना, उसको कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो क्रेडिट हो जाएगा रिबेट 5,000 टू बैंक अकाउंट 4,95,000। क्लियर? समझ आ गया ये वाला टॉपिक सबको? ठीक है जी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है, 5th होमवर्क में करना है, 6th होमवर्क में करना है। 5 और 6 चाहे तो आप रीड कर लेना, लेकिन जो 4th क्वेश्चन है ना वो अच्छे से नोटबुक में करना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैम बस रिबेट भी लिख सकते हैं, रिबेट इनकम ना लिख के, हाँ हाँ, खाली रिबेट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्रेडिट हो रहा है तो आपके लिए इनकम ही है। ठीक है, 5 6 चाहे रीड कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको 4th क्वेश्चन अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपका आता है इंसॉल्वेंसी का केस। इंसॉल्वेंसी क्या होता है कि कभी कभी जैसे अभी हमने केस देखा था, कृष्ण ने वंशिका पे 3 मंथ्स का बिल लिखा था। ठीक है, वंशिका ने इसको रिन्यू करा लिया 2 मंथ्स के लिए। अब वो रिन्यू करा रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ऐसे ही तो नहीं कर रही होगी, उसके पास कुछ ना कुछ पैसों की दिक्कत होगी तभी कर रही होगी। अब हो सकता है दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो वो 2 मंथ्स बाद पे कर दे, चलो ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2 मंथ्स बाद हमें पता चला कि भाई वंशिका के पास पैसे ही नहीं है, वो हमारा हो गया बैड डेट्स। ऑब्वियसली हो सकता है, कई बार होता है ना, बंदा बहुत टाइम तक डिले करता रहता है और बाद में वो डूब ही जाता है, तो बैड डेट्स हो सकते हैं। बैड डेट्स के केस में हो सकता है हमें कुछ अमाउंट रिकवर हो जाए, हो सकता है पूरा पूरा पैसे डूब जाए। अगर कुछ रिकवर हुआ है तो जितना रिकवर हुआ है उतना आप अपने बैंक में रिसीव कर लेना, और जितना बैड डेट्स हुआ है वो बैड डेट्स में डाल देना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ही देख लो। Mr. David does two bills of exchange on 1st January 2022 for 6,000 bill 1 and 10,000 bill 2. ठीक है, the bills of exchange for 6,000 is for 2 months. Bill 1 6,000 2 months, bill 2 10,000. ठीक है, while the bills of exchange for 10,000 is for 3 months. These bills are accepted by Mr. Thomas. On 4th March 2022, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at the rate 18% per annum. ये आपको क्या करना है? रिन्यू करना है 18% पर एनम पे, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए रिन्यू करा रहे हो। मिस्टर डेविड एग्रीड टू दिस प्रपोजल। On 20th March 2022, Mr. Thomas retires the acceptance for 10,000। ये वाला तो हमने रिटायर कर दिया, नॉर्मल पेमेंट कर दी। द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग ₹100। यहाँ पे आपको रिबेट मिला है ₹100 का। ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, ये वाला जो बिल है, मिस्टर थॉमस बिकम्स insolvent and only 50 पैसा इन अ रूपी could be recovered from his estate। 50 पैसा इन अ रूपी, 50 पैसा इन अ रूपी मतलब, हाँ जी, 50 पैसा इन अ रूपी मतलब 50%। यस, इसमें पता है एक बार एक स्टूडेंट ने क्या करा था, अमाउंट को छोड़ दिया, सिर्फ एंट्री कितने से कर दी? 0.50 से। ऐसी गलती मत कर कर आना। हर 1 रुपए पे 50 पैसे मिले, मतलब कि
अगर आपका 6,000 का बिल है, उसका 50% 3,000 रुपीज मिलेंगे। 50 पैसा थोड़ी ना कोई पे करेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। 50 पैसा इन रुपी मतलब 50% रिसीव। डन। अब एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले जिस दिन आपको बिल्स रिसीवेबल हुआ, मिस्टर डेविड की बुक्स में करना है आपको। तो आपके पास बिल आया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस। अलग अलग लिख दो, रीजन में दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होना है। 6,000 10,000। डन। उसके बाद आपने क्या करा, 4 मार्च को जाके उसने रिन्यू करा। रिन्यू करा तो आपको पहले वाला बिल कैंसिल करना पड़ेगा, न्यू वाला आप क्रिएट कर दोगे। तो आप इसको कैंसिल कर दो, मिस्टर थॉमस टू बिल्स रिसीवेबल। फर्स्ट वाला हुआ था ना आपका रिन्यू, तो उसको आपको रिन्यूअल के लिए कैंसिल करना पड़ेगा। उसने क्या करा, 18% पर एनम पे उसको रिन्यू कर दिया। एक चीज बताओ, 6,000 इंटू 18% इंटू 2/12, कितना इंटरेस्ट आ गया? इंटरेस्ट का अमाउंट जल्दी से बता दो कैलकुलेट करके। 6,000 इंटू 18% इंटू 2/12, 180। ठीक है। तो अब हम पहले वाला हमने बिल कर दिया कैंसिल, और न्यू बिल हम क्रिएट कर रहे हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू मिस्टर थॉमस अकाउंट। इस केस में आपने एक चीज देखी, ये इंटरेस्ट हमने इसी में ऐड करा है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं पे भी बताया नहीं था कि इंटरेस्ट की पेमेंट हो गया है। तो हम यही मानेंगे ना कि पेमेंट नहीं हुई है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया, हमने बिल रिसीवेबल नंबर 3 क्रिएट कर दिया, BR 6180 टू इंटरेस्ट 180 टू मिस्टर थॉमस। और ये जो आप ये कर रहे हो ना, कैलकुलेशन कर रहे हो, इसको आपको दिखाना है, चाहे यहाँ पे नरेशन में दिखाना है, चाहे नीचे नोट बना के दिखाना है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन दिखा कर आना। ठीक है। फिर आपने क्या करा, ये वाला बिल आपने पे कर दिया, तो आपके पास पैसे आ गए। जिस भी पर्सन ने पे करा उससे आपको पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 10,000 का बिल था, 100 रुपीज का रिबेट दिया आपने, डिस्काउंट दिया, तो आपके लिए एक्सपेंस है। और बैंक में आपके पास 9,900 रुपीज आ गए। ठीक है। अब 7 मई को क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट मिस्टर थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हुआ और 50 पैसा इन रुपी कैन बी रिकवर्ड। तो उसका बिल आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, मिस्टर थॉमस टू बिल रिसीवेबल और बैंक टू मिस्टर थॉमस। कितना अमाउंट? 50%। 6180 इंटू 50%। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आ रहा है ये वाला? नॉर्मल केस है, बस आपका जिस दिन भी डिसऑनर हो रहा है ना, आपके बैड डेट्स हो रहे हैं, उस दिन आप क्या करोगे, रिमेनिंग जितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है वो रिसीव कर लो, और बचा हुआ अमाउंट कहाँ डाल दोगे, बैड डेट्स पे। इसके आप एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस। डन। ड्यू डेट्स निकाल लोगे ना। आपका बिल किस दिन ड्रॉ हुआ था, January 1 को। ठीक है। ये वाला बिल था कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए थे। तो आपका क्या हो जाएगा, फेब मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल। ठीक है। 4 अप्रैल को आपने ये रिसीव कर लेना है। पर उसने पहले पेमेंट कर दी थी ना, रिबेट उसको तभी तो मिला है। 20 मार्च उसने पहले ही पेमेंट कर दी थी। ठीक है, 20 मार्च को उसने पेमेंट कर दी थी। वैसे हमारी 4 अप्रैल बनती है, लेकिन उसने अर्ली पेमेंट करी थी, इसलिए उसको 100 का रिबेट मिला था। और ये वाला देखो, फर्स्ट बिल आपका 2 मंथ्स के लिए था, मतलब फेब मार्च, 4 मार्च। और उसने क्या करा था, 4 मार्च को जाके उसको रिन्यू करा लिया था, कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए। तो अप्रैल में, और वो आ जाएगा 7th। ठीक है। डन। इलस्ट्रेशन नंबर 8 ये आपको होमवर्क में करनी है। देन आपका एक लास्ट टॉपिक आता है, एकोमोडेशन बिल्स। एकोमोडेशन बिल्स क्या होता है बताओ? एकोमोडेशन बिल्स जल्दी सी शॉर्ट में बता दूं। भूल गए वंशिका? देखो, एकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं ना, अभी तक हम क्या केसेस देख रहे थे कि एक्चुअल सेल परचेज हुई होती है, डेटर क्रेडिटर वाला सीन था। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, सपोज तेजस और साक्षी, इन्होंने आपस में क्या माइंड किया, क्या दिमाग लगाया, कि तेजस ने बोला मैं आप पे एक बिल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। आप इसको एक्सेप्ट करके मेरे को दे दो, और मैं इसको जाके बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा। मतलब तेजस और साक्षी के बीच में कोई सेल परचेज की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई,
जस्ट उसने एक बिल ड्रॉ करा, साक्षी ने उसको एक्सेप्ट करा, तेजस ने उसको डिस्काउंट करा लिया। ठीक है। और तेजस के पास आज के आज पैसे आ जाएंगे, तेजस के पास आज के आज पैसे आ जाएंगे। वो उस पैसे को अपने बिजनेस में यूज कर सकते, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते, मतलब एक काइंड ऑफ फाइनेंसिंग होगी। उसको पैसे चाहिए थे, बैंक नॉर्मली लोन नहीं दे रहा था, या उसके सिक्योरिटी नहीं थी, या वट एवर। तो उसने क्या करता है, उसने क्या करा, साक्षी के पास गया और बोला कि ना मेरे को एक बिल एक्सेप्ट करके दे दो, मैं बैंक से कराऊंगा इसको, इसका। ये इलीगल होता है। देखो लीगल इलीगल तो आप लोगों में पढ़ना क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पे हम सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है। और उसने ले लिए पैसे। या फिर और क्या केस हो सकता है, तेजस ने बैंक से डिस्काउंट नहीं कराया, इसको एंडोर्स कर दिया। उसको किसी की पेमेंट करनी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने एंडोर्स कर दिया। अब सपोज 3 मंथ्स का बिल था, 3 मंथ्स तक तो वो पर्सन चुप रहेगा, मेरे को 3 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे। 3 महीने बाद तेजस के पास पैसे आ गए, उसने साक्षी को दिए, साक्षी ने इस पर्सन को दे दिए। ठीक है। फिर उसका शेयर का चार्ज में पे करूंगी, हाँ उसका जो भी चार्जेस होंगे दोनों अपना अपना शेयर उसको पे कर देंगे। ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग देखो, अकाउंटिंग आपकी सेम ही है ऑलमोस्ट। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत घुमा फिरा के बना रखा है इन्होंने। आप ना किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, अगर ये एग्जाम में आता है तो। 3 लोगों की बुक्स में आपको काउंटिंग करनी है, हैरी, जॉर्ज एंड जैक। ठीक है। इसमें आपको क्या कर रहा है, एक एक पढ़ते जाओ। सपोज हैरी की बुक्स है, हैरी से रिलेटेड एंट्रीज करनी है आपको। जॉर्ज की बुक है, जॉर्ज से रिलेटेड, जैक की बुक है, जैक से रिलेटेड। एक साथ पूरी करने बैठोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। On 1st July 2022, George drew a bill of exchange for 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. जॉर्ज ने क्या करा, एक बिल ड्रॉ करा हैरी पे, 1,80,000, 3 months। ठीक है। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जॉर्ज had purchased goods worth rupees 1,80,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। इस दिन पे उसने क्या कर रखा है, जैक से, जैक ने सेल्स कर रखी है जॉर्ज को 1,81,000 की। जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। जॉर्ज ने क्या करा, इसको ये वाला बिल एंडोर्स कर दिया फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट मतलब बिल तो 180 का था, सेल्स 181 की थी, तो ए 1,000 का उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। राइट। पहले यहां तक की एंट्रीज कर लेते हैं हैरी की बुक्स में। हैरी को सबसे पहले तो बिल मिला, सॉरी हैरी ने बिल दिया है सबसे पहले। तो हैरी की बुक्स में क्या हो जाएगा, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जॉर्ज को उसने बिल्स पेबल दिया है, ये वाली एंट्री होगी। जॉर्ज की बुक्स में क्या हो जाएगा, उसके पास बिल आया है, तो उसके पास क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। और उसने क्या करी है, परचेजेस करी है जैक से, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट 1,81,000। जैक को उसने बिल एंडोर्स कर दिया, तो उसके पास से बिल चला जाएगा 1,80,000 का, 1,000 का उसको डिस्काउंट मिल गया। और ये जैक से कम। ये 3 एंट्री समझ आई आपको। सबसे पहले क्या हुआ है, जिस पर्सन ने बिल एक्सेप्ट करा उसके लिए बिल्स पेबल हो गया, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। जिस पर्सन को बिल रिसीव हुआ है उसके लिए वो एसेट आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। फिर उसने परचेजेस करी, परचेजेस टू जैक, और जैक को वो उसने बिल रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया। जैक की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएंगी, सबसे पहले उसने सेल्स की एंट्री करी, जैक टू जॉर्ज टू सेल्स। फिर उसके पास क्या आ गया, बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000, रिबेट या फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू जॉर्ज अकाउंट 1,81,000। ये भी तक आपकी हुई है नॉर्मल सेल्स की और एंडोर्समेंट की एंट्री। आगे बढ़ते हैं। On 1st September, Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. जॉर्ज ने वन जैक ने क्या करा है, 1,90,000 के गुड्स परचेज करे हैरी से। तो हम हैरी की बुक्स में क्या एंट्री कर देंगे, सेल्स की। जैक की बुक में एंट्री कर देंगे परचेज की। तो हैरी के बुक्स में सेल्स की एंट्री करते हैं 1,90,000 की, जैक टू सेल्स 1,90,000। जैक की बुक में आप कर दो परचेज की एंट्री, ये वाली, परचेजेस टू हैरी 1,90,000। ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 90,000 in full settlement. 9,000 in full settlement.
आप एक चीज देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 1,80,000 का, आपने परचेजेस करी 1,90,000 की, और इसमें बस 9,000 ऐड कर दिया और फुल सेटलमेंट कर दी, तो 1,000 कहाँ गए? बताओ। परचेजेस करी आपने 1,90,000 की, उसको बिल दिया 1,80,000 का, और 9,000 उसको आपने कैश पे कर दिया, तो 1,000 क्या हो गया? यस, 1,000 हो गया डिस्काउंट। तो आपकी एंट्रीज हो जाएंगी, कहाँ कहाँ पे एंट्रीज होंगी, किस किस की बुक्स में होंगी? बोलो। जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। तो आपकी हैरी की बुक्स में तो बिल रिसीवेबल आने की एंट्री होगी, इसकी बुक्स में हो जाएगी बिल रिसीवेबल आया इसके 1,80,000 का, बैंक में पैसे आए 9,000, डिस्काउंट दिया 1,000 टू जैक्स अकाउंट। अब एक चीज आप नोट करो, हैरी के पास से बिल आ रहा है, और एक्सेप्टेंस दिया किसने था? हैरी ने। अपना बिल ही खुद के पास थोड़ी ना रखेगा वो, उसको वो कर देगा कैंसिल। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री बहुत ध्यान से समझ लो। हैरी ने स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस दी थी और घूम फिर के उसके पास ही वो बिल आ गया, समझे? सबसे पहले क्या हुआ, जॉर्ज को हैरी ने एक्सेप्टेंस दी कि मैं आपको पे करूंगा, जॉर्ज ने जैक से परचेजेस करी, जैक को वो बिल दे दिया, जैक ने हैरी से परचेजेस करी और हैरी को इसका बिल दे दिया। मतलब हैरी क्या खुद से थोड़ी ना पेमेंट लेगा, तो अब क्या कर देगा, अपना बिल कैंसिल कर देगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये वाली एंट्री समझ आई? यस और नो, जल्दी बताओ। 1,80,000, ठीक है। उसके बाद आपका क्या एंट्री होगी? ये वाली एंट्रीज हो गई। इसके केस में ये वाली एंट्री देख लो। इसने क्या करा है, हैरी को 1,90,000 का सेटलमेंट कर दिया, जो परचेजेस करी थी उसके बदले उसको क्या दिया? बिल दिया, बैंक से पैसे दिए, डिस्काउंट रिसीव होगा। तो आपकी जैक की बुक्स में एंट्रीज कंप्लीट होगी। आगे आपको क्या बता रखा है? ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। मतलब ये कैसा कैसा सर्कल चल रहा है, पहले जॉर्ज ने हैरी को एक्सेप्टेंस, जॉर्ज ने हैरी से एक्सेप्टेंस लिया, वो बिल दे दिया जैक को, जैक ने बिल दे दिया हैरी को, अब हैरी फिर से परचेजेस कर रहा है जॉर्ज से, गोल गोल सर्कल चलता जा रहा है इनका। ठीक है। हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज। जो हाँ सर्कल है साक्षी, लेकिन एंट्री इजी है। अगर आप एक एक करके एंट्री करते जाओगे ना तो इजी है, जो जो डेट आती जा रही है उसकी एंट्रीज करते जाओ, एक साथ सारी करने बैठोगे तो कंफ्यूजिंग है। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक, गिव द नेसेसरी एंट्रीज। अब क्या हुआ, हैरी ने परचेजेस करी 2 लाख की, तो हैरी की बुक में परचेजेस की एंट्री कर दो, परचेज टू जॉर्ज। जॉर्ज की बुक्स में सेल्स की एंट्री कर दो, ये वाली एंट्री हो जाएगी हैरी टू सेल्स। उसके बाद क्या होएगा, सेटलमेंट हो गया। एंट्री सेल्स कितने की हुई है? 2 लाख रुपए की। ऑलरेडी इनके बीच में कॉमन एक्सेप्टेंस था 1,80,000 का, तो नेट सेटलमेंट हो जाएगा 20,000 पे। थोड़ा थोड़ा रीड करके एंट्रीज पास करते रहो। हाँ वंशिका, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बाकी क्वेश्चन तो बस वैसे ही दे रखे, नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है, आने को कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में तो आएगा नहीं, अगर उनका मन कर जाए 5 मार्क्स में देने का तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पढ़ के सारा जाना है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाँ 10 मार्क्स का आया था जनवरी में, वही ना 10 मार्क्स का आ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी अलग अलग बना सकते हैं, 3 4 बिल्स बना दे, कोई एंडोर्स हो रहा है, कोई आपका डिस्काउंट हो रहा है, कोई आपका डिसऑनर हो रहा है, नोटिंग चार्जेस का पॉइंट डाल दे, ऐसे मिक्सअप कर सकते हैं ना। या फिर ये वाला आ सकता है। ठीक है। तो ये वाले लास्ट वाले आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, नोटबुक में करना है। कौन सा बोला है मैंने, स्पेशली इलस्ट्रेशन 4th, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन अभी हमने ये वाला कौन सा डिस्कस करा था, 9th। उसके बाद 10 11 और 12 तक है ना, 11 तक। तो ये सारे आपको करने हैं। ठीक है, और बैक वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। एक लास्ट चीज देख लो, एक बिल्स ऑफ कलेक्शन। बिल ऑफ कलेक्शन क्या होता है कि आप ना बैंक से डिस्काउंट नहीं करा रहे, आपने बस बैंक को दे दिया और आपने बैंक को बोला कि ये आपको कलेक्ट करना है बिल, डिस्काउंट नहीं कराया। पेमेंट मेच्योरिटी डेट पे ही होगी, आपके पास पैसे ही आएंगे मेच्योरिटी डेट में, बस बैंक जाके कलेक्ट करेगा। ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, आपने वो को दे दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जिस दिन भी एंट्री होगी रियलाइजेशन की, आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। और व्हेन द अमाउंट इज नॉट ऑनर्ड द एंट्री विल बी, आपका डिसऑनर हो गया तो ड्रॉई अकाउंट, जो भी आपका डेटर था उसको वापस से आप डेटर बना दोगे टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, सिंपल सा केस है।
इसका कोई क्वेश्चन आपका अभी तो नहीं है इलस्ट्रेशन में, तो आपको क्या करना है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे हमने बैंक को डेबिट नहीं करा, अभी पैसे नहीं आए, अभी सिर्फ हमने भेजा है। जिस दिन पैसे आएंगे रियलाइज होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। और अगर डिसऑनर हो गया तो ड्रॉ इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। और ये लास्ट बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक, ये तो नॉर्मल हमारी जो सब्सिडरी बुक्स हम मेंटेन करते हैं वही बता रखे, क्या मेंटेन कर सकते हो। एज ए जनरल होती है, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होती है, ठीक है। डन। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो वंशिका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड। जनरलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। कौन से वाला पॉइंट है इसका? पॉइंट नंबर 3। डॉन, अच्छा पूरे क्वेश्चन रिलेटेड है। बॉब इन्फॉर्म, ये क्वेश्चन हार्ड लगता है। अच्छा, एक काम करना वंशिका, ये वाला क्वेश्चन ना एक बार दोबारा से ट्राई करके देखना, अभी दोबारा से रिवीजन करिए ना, दोबारा ट्राई करना, उसके बाद जो आपको स्पेसिफिक जिस भी पॉइंट में इशू है ना वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बाकी लोग कर लोगे क्वेश्चंस इसके, हो जाएगा ना। ये देखो ये इजी सा चैप्टर है, और अगर ये 10 मार्क्स आ रहे हैं ना तो ये मतलब एकदम फ्री के मार्क्स जैसा है, इतनी इजी। सिर्फ आपको जनरल एंट्रीज ही तो करनी है, और जनरल एंट्रीज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कब 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सा है। सारे चैप्टर्स आपके बिल्कुल सिंपल है, देखो 2 दिन रह के एग्जाम को अच्छे से पढ़ लो, अपना बेस्ट दे देना, ठीक है। अपना 100% देना, उसके बाद देखी जाएगी। पूरे अकाउंट्स फ्री ही है, मतलब इजी ही है, हाँ पूरे अकाउंट्स इजी है, फ्री के मार्क्स ही है। हाँ तो फिर मतलब आप साक्षी बोल के जा रहे हो, आप 100/100 लेकर आऊंगा अकाउंट्स में। हाँ 200% देना है वंशिका, बिल्कुल। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, सबके लिए इजी है। 100 मार्क्स लेकर आऊंगे अकाउंट्स में, ठीक है। चलो पढ़ लो अच्छे से, और इसके क्वेश्चंस कर लेना। डन।